गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम क्लास 11 में समाकलन के बारे में बात करेंगे और समाकलन में हम ठीक है थोड़ा सा जो बात करेंगे वो करेंगे एक्चुअल में क्षेत्रफल की गणना के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल की गणना का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी बच्चों ने कार्य का नाम सुन रखा होगा। कार्य बराबर आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे बल इंटू विस्थापन। ठीक है, जबकि बल इंटू विस्थापन कार्य होता नहीं है, केवल ये 10th लेवल पर होता है। कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। क्या होता है बच्चों? बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यदि बल जिस दिशा में लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन होता है तो उस केस के अंदर यानी उस स्थिति में आप लिख सकते हो बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य के बराबर होता है। खैर ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप लोगों के लिए फिलहाल बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं करना जा रहा हूं, वो ये कि मैंने एक वस्तु ली m द्रव्यमान की। यहाँ पर मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया। इस वस्तु को मैं A से लेके B तक, ठीक है, इसी दिशा में, ठीक है, डायरेक्शन यही है, और 10 मीटर तक विस्थापित करता हूं। कितने मीटर तक विस्थापित किया? 10 मीटर तक। ठीक है, ये वस्तु यहां से लेके यहां तक आ गई। ये जो है ये नियत बल है। क्या है बच्चों? नियत। कैसा बल है ये? नियत बल है। तो बच्चे लोग आपको ध्यान देना है कि 10 न्यूटन का मैंने नियत बल लगाया। नियत का मतलब है यहां से लेके यहां तक मैं बल का मान कांस्टेंट यानी नियत रखता हूं और 10 मीटर तक विस्थापित करता हूं। 10 न्यूटन का बल 10 मीटर तक विस्थापित कर रहा हूं तो कार्य कितना होगा? तो कार्य होगा बच्चों बल इंटू विस्थापन 10 न्यूटन और 10 मीटर ही विस्थापित किया आपने तो टोटल आ गया आपका 100 न्यूटन इंटू मीटर। अब ये 100 न्यूटन इंटू मीटर को तो हम जूल कहते हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? जूल। तो ये कार्य आ गया आपका। ठीक है, अब बच्चा लोगों को आपको समझना चाहिए। देख, तो ये कार्य निकाल लिया हमने। ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चों बात क्या है, ये अब मैं क्या करता हूं कि देखो ये वाली जो अक्ष थी एक्स अक्ष, इस पर लेता हूं विस्थापन, इस पर लेता हूं बल। ठीक है, ये 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स है जो x = 10 मीटर तक लगा। ऐसे बीच में यहाँ x = 5 मीटर भी होगा, 6 भी होगा, इस तरह से 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स था। ठीक है, अब बच्चों ये 10 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स 10 मीटर तक हमने लगाया तो यहाँ पर एक आयत है, देखो आप। ठीक है, यहां पर ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं हम बल विस्थापन ग्राफ। क्या बोलेंगे ये? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच है ये, तो ये बल विस्थापन ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन में ग्राफ खींचा हमने, तो ये ग्राफ और ये जो विस्थापन अक्ष है इसके बीच में क्षेत्रफल निकालता हूं। ठीक है, क्योंकि 10 न्यूटन का बल नियत बल था और 10 मीटर तक हमने विस्थापित किया था। ये एरिया मैंने निकाला तो ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई कितनी है? 10 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 10 न्यूटन। तो 10 मीटर इंटू 10 न्यूटन बराबर हो गया बच्चों 100 न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि हो गया 100 जूल। क्लियर? कितने जूल कार्य आया? 100 जूल। कि सर ये तो वही आया। तो यहां पर आपने देखा कि आपने क्षेत्रफल निकाला, वो भी 100 जूल आया। इससे पहले आपने फिजिकली एक सूत्र से एक्चुअल में गणना की थी कार्य की, वो भी 100 जूल थी। इसका मतलब एक बात क्लियर हुई, वो ये कि अगर हम बल विस्थापन वक्र खींचे, पहला तो कंसेप्ट समझ लो, बल विस्थापन ग्राफ अगर आपके पास हो, ठीक है, तो बल विस्थापन ग्राफ और विस्थापन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है बल विस्थापन ग्राफ और एक्स अक्ष यानी कि विस्थापन अक्ष से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है
ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल किसको बताएगा, कार्य को। वापस से सुनो इस बात को, मैंने क्या कहा, एक बात क्लियर है, वो ये कि बल विस्थापन ग्राफ और विस्थापन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसको बताता है, कार्य को बताता है। चलो ठीक है, मान ली कि सर आप कह रहे हैं आपने अभी प्रूव भी करके बता दिया तो मान भी लेते हैं, चलो मान ली ये विस्थापन हो गया, ठीक है। अब इधर देखो, अब बच्चों मान लो कि बल जो है वो तो नियत नहीं है, बल का मान यस बच्चों, हम बात कर रहे थे कि यदि एक्चुअल में बीच में एक फोन आ गया था, हम देखो बच्चों हम बात कर रहे थे कि यदि फोर्स जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ठीक है, एक वस्तु को मैं x1 से लेके x2 तक विस्थापित करता हूं, फोर्स का मान हर विस्थापन पर जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती है फोर्स का मान चेंज हो जाता है। और थोड़ा सा विजिबल करूंगा आपके लिए, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ में 10 न्यूटन था, थोड़ी देर बाद वस्तु जब यहाँ आई तो फोर्स 12 न्यूटन हो गया, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ वस्तु आई तो 8 न्यूटन हो गया। तो बल का मान बढ़ रहा है घट रहा है, यानी परिवर्ती बल है, बल का मान नियत नहीं है। समझ रहे हो आप बात को। तो इस तरह से मैंने बल लगाना स्टार्ट किया, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि 5 न्यूटन से स्टार्ट किया और सपोज करो 10 न्यूटन तक गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, फिर यहाँ पर 8 न्यूटन के आसपास आ गया होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर एक्चुअल में 6 न्यूटन हो गया, फिर ये बढ़कर वापस 10 न्यूटन हो गया। तो इस तरह से बल का मान परिवर्तित होता है और वस्तु जो है उसको हम x1 से लेके x2 तक विस्थापित करते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये एरिया निकाल दें, क्योंकि अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि बल विस्थापन, तो यहां पर ये जो ग्राफ बना है इसको बोलेंगे हम बल विस्थापन वक्र। क्या बोलेंगे, ये है बल विस्थापन वक्र। ये जो बल विस्थापन वक्र है, ये बल विस्थापन वक्र और विस्थापन अक्ष जो है, बल विस्थापन वक्र और विस्थापन अक्ष जो है, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। ये क्षेत्रफल जो है, ठीक है, आप निकाल के बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसको भी गणना करो, ये क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये कोई आयत नहीं है, ये कोई वृत्त नहीं है, ये कोई त्रिभुज नहीं है, हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, नहीं निकलेगा ना, ठीक है। तो देखो बच्चों बात क्या है, तो ये क्षेत्रफल हमसे नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, मत निकलो, ठीक है। देखो इधर ध्यान देने की कहाँ जरूरत है। अब बच्चों क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा अल्प विस्थापन लेंगे। अल्प विस्थापन लिया तो इस अल्प विस्थापन, चूंकि विस्थापन को हम x से बता रहे हैं, आपको मैं बता ही चुका कि किसी के आगे d लगा देते हैं तो अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन हो गया। ये अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए बल का मान में नियत मान सकता हूं f, चेंज नहीं हो रहा है, ये मैंने मान लिया। तो अब मैं आपसे कहूंगी ये छोटी सी स्ट्रिप जो है, ये छोटी सी पट्टिका जो है, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो आप कहोगे कि हो सर, ये पट्टिका मैं अलग से इधर मोटी मोटी बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो चौड़ाई है पट्टिका की वो तो dx है, ठीक है, और ये जो लंबाई है ये मैंने मान ली f है, ठीक है। कितनी है, f। तो बोलो ये जो पट्टिका है, इस पट्टिका का ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना होगा। आप बोलोगे सर एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये तो होगा बल इंटू dx। क्यों होगा, क्योंकि लंबाई कितनी है f और चौड़ाई कितनी है dx, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये f dx क्षेत्रफल होगा। यानी ये जो क्षेत्रफल निकाला हमने अल्प विस्थापन के लिए, विस्थापन d लग रहा है x के, तो अल्प विस्थापन अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए कार्य भी अत्यंत सूक्ष्म हुआ होगा, यानी dw, ठीक है। जब अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन के लिए कार्य भी अत्यंत सूक्ष्म यानी कि dw हुआ है, ये dw f dx हुआ, ठीक है। तो बच्चों ये छोटा सा क्षेत्रफल हमने निकाला, ये क्षेत्रफल आया, ठीक है, बल यानी कि f इंटू dx, क्लियर। अब बच्चों मुझे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पर AC की AC ही
एक सबसे छोटी स्ट्रिप में x1 से स्टार्ट करूंगा और पूरी ऐसी स्ट्रिप्स मानता जाऊंगा ऐसे, जब तक कि ये पूरा एरिया कवर नहीं हो जाता। ऐसी स्ट्रिप्स मानता ही जाऊंगा। लास्ट जो स्ट्रिप आएगी, ठीक है, वो आएगी कहां पर, लास्ट जो स्ट्रिप आएगी तो x1 से ये स्ट्रिप मानना मैं स्टार्ट करूंगा। कहां से? x1 से मानना स्टार्ट करूंगा x2 तक, ऐसी अनंत स्ट्रिप्स मान लूंगा। अब सारी स्ट्रिप्स को जब मैं ऐड कर दूं, अगर मैं सारी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ऐड कर दूं तो मेरा ये जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा कि नहीं? तो सर अनंत पट्टिकाओं के क्षेत्रफल को आप जोड़ दोगे, आपके बस की बात है। अनंत पट्टिकाओं के क्षेत्रफल को बिल्कुल बस की बात है। ये काम करता है हमारा समाकलन। कौन करता है? समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन में मैंने लिखा dw, मुझे चाहिए टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क का मतलब टोटल क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि ये टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जो है ये कुल वर्क को बताएगा, ठीक है, कि बल द्वारा हमने x1 से x2 तक विस्थापित किया तो किया गया कुल कार्य। तो ये टोटल क्षेत्रफल जो है टोटल वर्क बताएगा। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पर जो छोटा सा वर्क यानी छोटी सी जो पट्टिका थी, ठीक है, उस पट्टिका का क्षेत्रफल को हम जोड़ रहे हैं। कहां से कहां तक मानी थी वो पट्टिका? x1 से लेके x2 तक मानी थी। कहां से कहां तक मानी थी? x1 से लेके x2 तक वो पट्टिकाएं मैंने मानी थी। तो वो सारी पट्टिकाओं को आपको कौन जोड़ेगा? ये जो सांप का चिन्ह है, यानी ये जो समाकलन है, ये समाकलन का चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना, कलेक्ट करना, कलेक्शन करना, ठीक है। तो ये सारी पट्टिकाओं को कलेक्ट कर लेगा और सारी पट्टिकाओं के एरिया को जोड़ देगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 dw बराबर होगा FD। क्लियर? इस तरह से। तो ये आपके लिए, ये मैंने एक सूत्र भी क्रिएट किया है, ये है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बल द्वारा किया गया क्या है बच्चों? ये कार्य, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से। तो परिवर्ती बल द्वारा ये कार्य किया हमने, ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन सर की सर कम सा समझ में आया। देखो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा y इक्वल टू 2x, यहाँ मैंने x का मान 1 लिया तो बल F का मान कितना आया? 2। x का मान मैंने 2 ले लिया तो बल F का मान कितना आया? 4। 2 × 2 बराबर 4 आया कि नहीं? ठीक है कि हाँ सर? तो बच्चों यहाँ पर बल F और यहाँ पर x विस्थापन है। x का मान, जब विस्थापन वस्तु को हम विस्थापित कर रहे थे, विस्थापन 1 मीटर था तब बल का मान 2 था। जब विस्थापन 2 मीटर हो गया तो बल का मान 4 न्यूटन हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम विस्थापन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बल का मान बढ़ रहा, ठीक है। इसका मतलब बल का मान फिक्स नहीं है, बढ़ रहा, ठीक है, परिवर्ती बल है, ठीक है। अब परिवर्ती बल है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना कक्षा 10 वाले बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है और वो बच्चों को आता है। मैंने ये महसूस किया है, फटाफट उनके समझ में आ जाती है। मैंने x का मान और यहाँ ले लेता हूँ f का मान। x का मान मैंने 0 लिया तो बल का मान 0, x का मान 1 तो बल का मान 2, x का मान 2 तो बल का मान 4, ठीक है। तो फटाफट हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ x लिखा, यहाँ पर मैंने बल लिख दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट, x इक्वल टू 0 पर 0, x इक्वल टू 1 पर 2, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, ये ग्राफ बन गया। फिर x इक्वल टू 1 पर 2 हो गया, 2 पर 4 हो गया, तो ये x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 2 पर 4, ये 3 ले लेता हूं और ये 4 ले लेता हूं, ऐसा। अब उसके बाद एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ऐसे ग्राफ खींचते। तो ये लाइन बन गई। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गया, ये ग्राफ बना। अब ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन है, ये लाइन है बल विस्थापन वक्र। क्या है ये? बल विस्थापन रेखा है ये। और यहाँ पर आपकी ये विस्थापन हुआ 0 से 2 तक, 0 से 2 तक विस्थापन किया। तो 0 से 2 तक अगर हम 0 से x अक्ष पर 0 से 2 तक का ये एरिया यानी कि ये क्षेत्रफल निकालें तो ये कार्य को बताना चाहिए।
एरिया निकालो, क्या आएगा बताओ। ये एरिया आएगा 1/2, आधार बोलो 2, ऊंचाई 2 मीटर। इससे तो आपको कार्य वाली बात समझ में आएगी। और ऊंचाई कितनी, 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन, 2 से 2 हो गया कैंसिल। ये एरिया यानी कि वर्कडन यानी कार्य यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर आया कितना, ठीक है 4 न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर। ये कार्य आया 4 न्यूटन इंटू मीटर यानी 4 जूल कार्य आया कि नहीं। ये जो 4 जूल कार्य आया है बच्चों, ये 4 जूल कार्य हमने ज्यामिति से निकाला, ठीक है, बल और विस्थापन का ग्राफ बनाकर। हम इसको इंटीग्रेशन से डायरेक्ट निकाल सकते थे। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का सूत्र क्या था, x1 से लेके x2 f dx। इस सूत्र में मान रखो आप, w बराबर इंटीग्रेशन x1 क्या था 0, x2 क्या था 2, x कहां से कहां तक 0 से 2 तक निकालना था। बल f का मान क्या था 2x dx। क्या आंसर आया 2। लिमिट लगाएंगे, ये पहले इंटीग्रेशन कर लो x²/2, लिमिट लगा दो 0 से 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। क्या आंसर आया x²। लिमिट लगाओ 0 to 2, क्या आंसर आया बोलो, x की जगह 2² माइनस 0², कितना आंसर आया 4। तो ये 4 क्या आया जूल, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि समाकलन जो है, ठीक है, वो क्षेत्रफल की गणना करता है और समाकलन जो है उससे हम क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज है गणना करने के लिए, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया, वो 2 चीज आपको देगा। पहली चीज बल, जैसे अगर बल और विस्थापन की बात करें तो जैसे मैंने बल का सूत्र यानी कि बल जो है वो विस्थापन पर निर्भर कर रहा था, यहाँ पर वो आपको देगा। दूसरा यहाँ पर लिमिट मिलेगी आपको 0 से 2, ठीक है, जैसे मैंने 0 से 2 के लिए निकाला था। तो ये एक्स अक्ष पर यानी विस्थापन अक्ष पर ये इंटरवल आपको दिया था। अब बच्चों हम आ जाएं बात पर, देखो क्या है, ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने कहा कि y इक्वल टू 2x+1, ठीक है। ये कोई क्या है, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है, यानी y की घात 1 और x की घात भी कितनी है 1, ये एक रैखिक समीकरण है। और इसके लिए x इक्वल टू, ये जो अंतराल दे रहे हैं, ये अंतराल जो है वो x अक्ष पर है 0 से b अंतराल के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x+1, यानी आपके लिए, ठीक है, 2x+1, ये जो y है इसका आपको समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, और x के लिए लिमिट है 0 to b, ठीक है। अब इस बात को अपन पहले समझे, ये मैंने समाकलन किया 2x+1, ये y dx आप समझे पहले, ठीक है। इंटीग्रेशन y dx, y और x में कोई संबंध दिया हुआ है तो आप इंटीग्रेशन y dx यहाँ लगा दिया, जैसे 0 to b, ठीक है। तो ये किसको बताएगा, एरिया, किसको बताएगा, क्षेत्रफल को, ठीक है। तो ये सूत्र बन गया आपके लिए। इंटीग्रेशन y की वैल्यू कितनी है 2x+1 dx, लिमिट लगा दो 0 to b, क्या आया 2, ठीक है, x इंटीग्रेशन dx क्या लगाएंगे 0 to b, फिर कितना आ जाएगा 1 dx, लिमिट लगाओगे 0 to b, ये कितना आया 2x²/2, लिमिट लगाओ 0 to b, प्लस 1 dx यानी x, लिमिट लगाओ 0 to b, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा b² माइनस 0 प्लस b माइनस 0, कितना आंसर आया b² प्लस b, ठीक है। तो आंसर आया आपके पास b²/b, b² प्लस b। ये मैंने समाकलन से क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला कि सर हम कैसे मान लेंगे ये क्षेत्रफल है, ठीक है। वैसे तो अभी मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी
कि आपने कहा कि सर हम कैसे मान लें कि ये क्षेत्रफल है, मत मानो, कोई बात नहीं, अभी मानते हैं। देखो ये एक ग्राफ खींचते हैं, ज्यामिति से तो मानोगे। देखो ये मैंने लिखा x, यहाँ लिख दिया y, 3-4 वैल्यू बहुत हैं। x की वैल्यू 0 ली तो कितना आया 1, x की वैल्यू 1 ली तो कितना आया 3, x की वैल्यू 2 ले ली तो कितना आया 5, x की वैल्यू -1 ली तो -2 + 1 -1, ठीक है, -1 पे -1 आया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ग्राफ बनाते हैं। देखो ये x अक्ष, ये y, ठीक है। x = 0 पर 1, 0 पर 1, ये 1 ले लिया तो पहला पॉइंट आपका ये आ गया। 1 पे 3, ये x = 1 लिया तो 1 पे 3, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। 2 पर 5, x = 2 पर 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5। फिर -1 पर ये लो -1 पर -1, ये -1 इधर, ऐसे। तो ये ग्राफ यानी कि ये लाइन आई बच्चों, ठीक है। अब ये लाइन जब आई है तो इस लाइन में देखो x = 0, ठीक है, से b, यहां पर एक मुझे और बनाना चाहिए, वो ये कि x = b लिखा, तो b लिखा तो 2b + 1 आएगा, y की वैल्यू 2b + 1। यहां पर x = b तो लिखे हम, ये x = b, पर y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ जाएगी 2b + 1, ठीक है। अब बच्चों बात क्या है कि ये से लेके ये 0 से b तक का निकालूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ये आयत दिख रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल बताओ। ये आयत लिखा मैंने, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हुआ। ये जो आयत है, इस आयत की ये जो लंबाई है ये b है और ये जो ऊंचाई है वो 1 है, यानी 1 × b = b, ठीक है। फिर उसके बाद कि सर उसके बाद ये त्रिभुज है, ये क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2, आधार का मान बोलो b, ऊंचाई का मान बोलो, ये लो, ये टुकड़ा चाहिए यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा। तो यहां से लेके और यहां तक का कितना है 2b + 1 है, उसमें से ये 1 मुझे, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसमें से 2b + 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितनी ऊंचाई आई 2b, ऐसे। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या आंसर आया b²। तो टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल निकाला हमने तो कितना आया बच्चों b² + b, वो ही आंसर आया जो कि समाकलन से आया था। यानी कहने का मतलब ये बच्चों, ओवरऑल बात ये कि देखो कि आपको, और मैं समझा देता हूं, ठीक है, कि जैसे अब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे क्षेत्रफल की गणना के लिए, कि जैसे y = sin x और आपसे कहा जाता है 0 से π/2, ठीक है। x अक्ष पर 0 से π/2 अंतराल के लिए y = sin x जो वक्र होगा उसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी ओवरऑल आपसे यूं कहा जा रहा है। अब पहले तो आपको यह है बच्चों, आप लोग नहीं जानते लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू, इस एक्सिस पर हम y ले रहे हैं यानी sin x ले रहे हैं, ठीक है। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो पहला पॉइंट मेरा 0 ही आएगा। फिर उसके बाद में π/2 पुट कर लेता हूं
पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पुट करूंगा तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी +1। फिर मैं पाई यानी कि 180 डिग्री पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 0। तो यानी कि यही पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पुट करूंगा यानी कि 270। ये 180 डिग्री था, ये हो जाएगा 270। 270 पर आंसर आ जाएगा ASTC रूल से -1। और 360 पर बात करूंगा यानी कि 2 पाई पर, ठीक है, तो वापस से साइन का मान आ जाएगा 0। आपसे कहा गया कि ये एरिया बताओ, तो ये आपका ग्राफ हो गया y = sin x, और आपको कहा गया 0 से पाई बाई 2 यानी ये क्षेत्रफल की गणना करनी है, ये बात, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की गणना कैसे करेंगे हम? समाकलन sin x dx y dx लगाओ, लिमिट लगाओ 0 to पाई बाई 2। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन यानी कि एरिया जो आपको निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना आएगा साइन का -cos x, लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 बराबर -cos पाई बाई 2 माइनस 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 मत करो, एक बार माइनस लिख देता हूं -cos 0। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी हमने, x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करी, माइनस लगाकर x के प्लेस पे, ठीक है, लोअर लिमिट पुट कर दी। कितना आंसर आया? माइनस का पाई बाई 2 यानी कि 0, cos 90 0 माइनस माइनस प्लस, cos 0 को मान 1। कितना आंसर आया? +1। कितना आंसर आया? +1, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जैसे ये मैंने +1 निकाला, तो ये वाला जो एरिया था यानी ये जो क्षेत्रफल था वो +1 है, ठीक है, चलो मान लेते हैं। आप जो कह रहे हो सर माननी पड़ेगी। अब बच्चों जब ये +1 आया तो अगर मैं ये एरिया और इसमें जोड़ दूं, ये वाला एरिया, तो +1 तो इसका आया था, +1 इसका आया था, +2 आना चाहिए। और लेकिन मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 180 तक, ये एरिया निकालना है मुझे। तो ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन 0 से कितना लगाऊं? पाई, ठीक है। ये एरिया यानी कि एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं sin x dx। तो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? -cos x, लिमिट लगाएंगे हम 0 to पाई। ये एरिया होगा -cos पाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दूं क्या? नहीं करूं, -cos -cos 0, ये जगह, अच्छा ये एरिया -cos पाई -1 माइनस माइनस प्लस, cos 0 1। कितना आंसर आया? माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो +1 +1 कितना आंसर आया? 2 आया कि नहीं? तो इस तरह से बच्चों एरिया की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत, आगे बात करेंगे फिर। धन्यवाद। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लगातार वीडियो देखते रहें। जो बात आपको समझ में नहीं आया वो नहीं, मेरा नंबर है 9079314244, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद।